अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 12 का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियसली हमने बात की थी माउथ की, ओरल कैविटी के कंपोनेंट्स की। देन हमने बात की फेरिंग्स की, स्वेलोइंग की और एसोफेगस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मेन ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, एंड दैट इज़ स्टमक। ना स्टमक जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर बैग इसे हम कहते हैं, और ये डिस्टेंसिबल है। डिस्टेंसिबल का मतलब ये होता है कि ये साइज़ में बड़ा हो सकता है। जब फूड इसके अंदर जाती है तो इसका साइज़ बड़ा हो सकता है। तो ये डिस्टेंसिबल मस्कुलर बैग है। लोकेशन इसकी आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ये बिलो द डायफ्राम होता है। डायफ्राम बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड करता है हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। तो ये अगर मैं सिंपल सी डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर है, यहाँ पे हार्ट मौजूद है। तो ये लंग्स जो है ना ये बैठे हुए होते हैं इस मस्कुलर फ्लैट मसल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो इस डायफ्राम से ऊपर जितना भी एरिया है वो थोरेसिक कैविटी है, जिसके अंदर हार्ट और लंग्स आते हैं, और इसके नीचे जितना भी एरिया है वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल, अगर ये मेरे सामने कोई पर्सन है, ठीक है, तो ये उसका राइट साइड होगा और ये उसका लेफ़्ट साइड होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें हार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्टेड है हार्ट। अच्छा खैर, तो राइट साइड के ऊपर जो है डायफ्राम के नीचे अगर आप देखें तो राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है लिवर, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट्स को पोजीशन नहीं पता होती, तो राइट साइड पे लिवर मौजूद होता है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर, बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे स्प्लीन मौजूद होगी, और थोड़ा सा इस तरफ जो है यहाँ पे ये स्टमक मौजूद होगा, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि राइट साइड पे लिवर मौजूद है और लेफ़्ट साइड के ऊपर स्टमक मौजूद है। तो स्टमक बिलो द डायफ्राम मौजूद है लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी पे। तीन इसके मेन फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। एक है स्टोरेज ऑफ फूड, जाहिर है खाना जब जाता है तो इनिशियली स्टमक के अंदर स्टोर होता है। दूसरा, ये मैकेनिकल डाइजेशन करवाता है, जिस तरह हमने देखा था कि दांतों के ज़रिए मैकेनिकल डाइजेशन हो रही थी, लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी फूड को जो है वो मैकेनिकली डाइजेस्ट करती हैं पेरिस्टालसिस की मदद से, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है। एंड केमिकल डाइजेशन जो है वो होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। स्टमक के अंदर भी हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी देखेंगे। तो तीन चीज़ें हो गई, एक स्टोरेज, एक मैकेनिकल डाइजेशन जो पेरिस्टालसिस से हो रही है, और एक केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम की मदद से हो रही है। इन तीनों के बाद जो है जो फूड है वो किस फॉर्म में आई थी स्टमक के अंदर। हमने देखा था कि बोलस था, जो कि सर्कुलर सी बॉल थी, वो स्वेलो की गई थी, ठीक है, वो इसोफेगस के अंदर आई थी। इसोफेगस के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है कि फूड को यहाँ से लेकर स्टमक को सप्लाई करना, ठीक है, इसका काम था स्टमक को सप्लाई देना। तो अब ये खाना जो है ये स्टमक के अंदर आएगा, तो ये इसी फॉर्म के अंदर आएगा, बोलस की फॉर्म है। लेकिन जब ये यहाँ से निकलेगा, स्टमक से आगे जब ये निकलेगा, तो ये एक पेस्ट की फॉर्म में होगा, और इस पेस्ट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है काइम। तो स्टमक का अगर मैं आपसे एक फंक्शन पूछूं तो वो ये है कि बोलस को कन्वर्ट करना काइम के अंदर, ठीक है ना। स्टमक के तीन रीजन्स हैं, तीन हिस्सों में जो है वो स्टमक को डिवाइड किया जाता है। एक इसका एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ होता है। ये रीजन कहलाता है कार्डियक रीजन। कार्डियो का जो वर्ड है ये हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि ये जो हिस्सा है स्टमक का ये हार्ट के साथ होता है, मतलब हार्ट के करीब होता है, तो इसीलिए इसे कार्डियक रीजन कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो मेन हिस्सा है, जो बड़ा वाला रीजन है वो सेंट्रल रीजन जो है वो कहलाता है फंडस। और तीसरा जो एरिया है जो बिल्कुल एंड होता है वो कहलाता है पाइलोरिक रीजन, या जिसे हम पाइलोरस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है पार्ट्स के अंदर स्टमक को डिवाइड किया जाता है। ये डायग्राम है बुक की। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इसोफेगस है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली कार्डियक रीजन है। तो इसोफेगस जहाँ पर एंटर हो रहा है स्टमक के अंदर वो एरिया कार्डियक रीजन कहलाता है। ये हिस्सा चूँकि हार्ट के करीब है, इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो डायफ्राम के ऊपर हार्ट है, तो इसलिए कार्डियक रीजन है। बाकी ये जितना बड़ा सा एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड द फंडस, दिस इज़ द मेन पार्ट। एंड देन ये वाला एरिया जो है दिस इज़ कॉल्ड पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन कहलाता है। तो फूड ने स्टमक के अंदर एंटर होना है कार्डियक रीजन से, उसके बाद मेन काम सारा फंडस के अंदर होगा, और फिर पाइलोरिक रीजन से इसने जाना है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज रीजन्स। जो कार्डियक रीजन है जो कि हार्ट की तरफ वाला हिस्सा है, एक तो इसका काम होता है फूड को रिसीव करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसोफेगस है उससे जो फूड आती है वो सबसे पहले जो है वो इस कार्डियक रीजन के अंदर आती है। यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ये वही सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड को लुब्रिकेट करेगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक अदद, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था स्फिंक्टर, मैंने बताया था दरवाज़ा समझ लें,
या वाल्व समझ लें, ठीक है, लॉक समझ लें। तो एक अदद स्फिंक्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है। स्फिंक्टर बेसिकली होता क्या है, मसल होता है, ठीक है, यहाँ पर ये स्मूथ मसल है। इसका फंक्शन क्या है, खाने को जब ये इसोफेगस से स्टमक के अंदर आ जाए तो ये वापस ना जाने दे। तो जब ये खाना अंदर आ रहा होता है तो ये स्फिंक्टर जो है ये खुला हुआ होता है, और जब भी खाना स्टमक में आ जाता है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है, ताकि स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो खाना वापस ऊपर ना जाए, खाना यहीं पर रहे। तो ये काम होता है कार्डियक रीजन का। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मिडिल रीजन, जिसका नाम है फंडस। फंडस मेन पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कोई ना कोई सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल वही हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। म्यूकस किस काम आएगा मैं बताता हूँ अभी। एक और तरह के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ज़ाइमोजन सेल्स। ये ज़ाइमोजन सेल्स जो हैं ये एक अदद एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है ना, ये एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसका नाम है पेप्सिन। तो बेसिकली इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा पेप्सिन में, ठीक है। तो एक तरह के सेल हो गए म्यूकस सिक्रीटिंग, एक तरह के सेल्स हो गए पेप्सिनोजन सिक्रीटिंग। तो म्यूकस सिक्रीटिंग का नाम हो गया गॉबलेट, ठीक है, और पेप्सिनोजन सिक्रीटिंग का नाम हो गया ज़ाइमोजन। और तीसरी तरह के जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सेंटिक। ऑक्सेंटिक सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं HCl। ऑक्सेंटिक ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच होती है 1.5 से 2.5 जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इसी की वजह से देखें, अगर आप पीएच के स्केल के ऊपर देखें तो 0 से लेकर 14 तक है, ठीक है, 7 के ऊपर न्यूट्रल है। तो 7 से नीचे जब आप जाते हैं तो ये एसिडिक होता है। तो अगर 1.5 to 2.5 है तो ये यहाँ कहीं होगा। इसी वजह से HCl की वजह से स्टमक का जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है ना। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर क्या क्या चीज़ें, म्यूकस, इसके अलावा ज़ाइमोजन सेल्स जो रिलीज़ कर रहे हैं एंजाइम जो कि इनएक्टिव हालत के अंदर है पेप्सिनोजन, और HCl, इन तीनों को मिला के जो जूस बनता है उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं ना। इंडिविजुअल के फंक्शन क्या है, म्यूकस जो है इसका फंक्शन ये होता है, एक तो लुब्रिकेट करता है फूड को, दूसरा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो स्टमक की वॉल है, ठीक है, जहाँ से ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टमक की वॉल है, ठीक है, ये स्टमक की वॉल है। यहाँ पर ये सेल हैं जिनका काम है एंजाइम रिलीज़ करना या एसिड रिलीज़ करना, ठीक है। तो इन सेल्स के ऊपर जो है ना ये जो कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है, ये जो म्यूकस वाला मटेरियल है ये इन सेल्स को कवर करके रखता है, ताकि जो मटेरियल यहाँ से बाहर जाए वो वापस आके इन्हीं सेल को डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये म्यूकस की कवरिंग जो है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। तो 2 काम हो गए, एक लुब्रिकेट करना फूड को, और दूसरा स्टमक की वॉल को जो है ना प्रोटेक्ट करना। किससे? ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज इसलिए किया जाता है ताकि ये अंदर जाके एक्टिव हो। कहाँ अंदर जाके? म्यूकस की लेयर के आगे जाकर एक्टिव हो। ये हमारे पास अगर स्टमक के सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर ये एंजाइम है पेप्सिनोजन, ठीक है। अगर इसे डायरेक्टली यहीं पर एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो किया क्या जाता है, इसको रिलीज़ किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको पता है इस सेल के ऊपर क्या लगी हुई है, म्यूकस की कवरिंग। अब ये यहाँ पर जाकर जो है ना कन्वर्ट होगा किस में, पेप्सिनोजन से पेप्सिन के अंदर। ये एक्टिव है, ठीक है, ये वाला जो है ना ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो अब ये यहाँ पर जब एक्टिव हो गया तो ये वापस आकर इस सेल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसे ब्लॉक करके रखा हुआ है किसने, म्यूकस की लेयर ने। तो दैट इज़ वाई ये रीज़न पूछा भी जाता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर क्यों रिलीज़ किए जाते हैं। इसीलिए रिलीज़ किए जाते हैं ताकि ये वहाँ जाकर एक्टिव हो जहाँ पर इनको एक्चुअल डाइजेशन करनी है, ना कि उसी सेल को जो है ना डिस्ट्रॉय कर दें ना। तो म्यूकस का काम हो गया लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है HCl। HCl का एक काम तो ये है कि ये बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। फूड के अंदर आप जाहिर है जो फूड आप इंजेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम जो है ये इस HCl का होता है, जो कि ऑक्सेंटिक सेल्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन ये है कि ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को। मैंने आपको बताया था कि ये जो पेप्सिनोजन है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। तो ये खुद ब खुद नहीं कन्वर्ट होता, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करना पेप्सिन के अंदर ये जिम्मेदारी होती है HCl की, ठीक है। तो HCl का ये दूसरा फंक्शन हो गया। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी HCl। HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन और वो किल करता है बैक्टीरिया को।
ना ये जो पेप्सिन है ये बेसिकली वर्क करता है प्रोटीन्स के ऊपर। ये एंजाइम है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, जो कि चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, थोड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। फिर पेप्टोन्स, उससे छोटी चेन्स होती हैं। तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये उन्हें छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ना ये दो पार्ट्स हो गए, एंटीरियर कार्डियक रीजन हो गया और मेन पार्ट हो गया फंडस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, जो कि पोस्टीरियर पार्ट है या जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। ना पाइलोरिक रीजन जो है उसके अंदर भी उसी तरह से म्यूकस के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिस तरह कार्डियक रीजन के अंदर थे, और बिल्कुल उसी तरह से एक अदद स्फिंक्टर मौजूद होता है जिस तरह कार्डियक रीजन के अंदर था। तो कार्डियक रीजन में कार्डियक स्फिंक्टर था जो कि आने के बाद जाने नहीं देता था, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये भी आने के बाद बाहर जाने नहीं देता, वो वापस जाने नहीं देता था, ये आगे जाने नहीं देता था, ये आगे जाने नहीं देता। और ये वक्तन फ़वक्तन जो है ये रिलैक्स होता है, और थोड़ा थोड़ा करके जो फूड कंटेंट है वो स्टमक से जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाता है वो फिर आगे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। ना यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास कार्डियक रीजन है, ये वाला रीजन कार्डियक रीजन है, बाकी फंडस है, ये पाइलोरिक रीजन है। यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है, ये मसल जो नज़र आ रहा है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद है। ठीक है, स्टमक जो है उसकी वॉल अंदर से फोल्ड होती है, उन्हें रुगाई कहते हैं। अच्छा, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी जो वॉल है, जो दीवार होती है, जैसे कि एसोफेगस है उसकी दीवार या स्टमक की दीवार या इंटेस्टाइन की दीवार, हर जगह पर आपको ना 3-4 लेयर्स जो है वो मिलेंगी। एक सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो कहलाती है सिरोसा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, मसल्स के अंदर मस्कुलैरिस जिसे कहते हैं। तो सिरोज़ा के बाद, सिरोज़ा सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको नज़र आ रही है, जो आउटर कवरिंग है, बाहर से अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये सिरोज़ा होती है। सिरोज़ा के बाद जो है वो मस्कुलैरिस होती है, मस्कुलैरिस के अंदर मसल्स होते हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, यूजुअली दो लेयर्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिक मसल की भी लेयर है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो इस तरह से चलेंगे, ठीक है, जिस तरफ स्टमक जा रहा है आगे। सर्कुलर मसल जो हैं वो इस तरफ से चलेंगे, और ऑब्लिक जो हैं वो थोड़े टेढ़े होंगे। तो ये 3 लेयर्स जो हैं ये एक ही मिलाकर एक लेयर है जिसे मस्कुलैरिस कहते हैं। उसके बाद एक और लेयर होती है अंदर जिसे सब म्यूकोजा कहते हैं, और उसके बाद एक और लेयर होती है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं। तो ये 4 लेयर्स जो हैं ये आपको स्टमक के अंदर भी मिलेंगी, ये एसोफेगस के अंदर भी मिलेंगी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलेंगी। ना एंजाइम्स की हम बात कर रहे थे, तो एक एंजाइम की हमने बात की जिसका नाम था पेप्सिनोजन, जो कन्वर्ट हो रहा था पेप्सिन में और वर्क कर रहा था किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर, और उन्हें कन्वर्ट कर रहा था शॉर्ट चेन्स के अंदर। इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स बेसिकली हम कहते हैं जो 1 साल का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। 1 महीने का जो बच्चा, 1 महीने तक जो है वो नियोनेट कहलाता है, और 1 साल तक का जो बच्चा है वो इन्फेंट कहलाता है। तो इन्फेंट्स चूँकि इनकी जो फूड होती है वो मेनली मिल्क होता है, तो इनके अंदर एक और एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन। ये 1 N नहीं होगा, ये 2 N होंगे, RENNIN, क्योंकि जो 1 N वाला एंजाइम है ये हमारी बॉडी के अंदर ना 2 तरह के एंजाइम होते हैं। एक है डबल N वाला रेनिन जो ये बच्चों के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फेंट्स के अंदर, और दूसरा है रेनिन, ये सबके अंदर प्रोड्यूस होता है, ये किडनी से आता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रॉन्ग स्पेलिंग है। तो रेनिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, और ये बेसिकली कौन सी प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, ये मिल्क की प्रोटीन के ऊपर काम करता है। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं केसिनोजन, ये होती है सॉल्युबल। सॉल्युबल प्रोटीन के ऊपर जो है ना वो दूसरा एंजाइम काम नहीं कर सकता, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनसॉल्युबल के अंदर। तो ये काम जो है ना ये रेनिन करता है। तो रेनिन क्या करेगा, केसिनोजन जो कि सॉल्युबल है, इसके ऊपर ये पेप्सिन जो है ना ये काम नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, रेनिन इस केसिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, केसीन के अंदर। तो जब ये केसीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद ये पेप्सिन आकर इसे तोड़ना शुरू करेगा। तो ये भी जो है वो रिलीज़ होता है स्टमक से, और इस रेनिन को काम करने के लिए जो है ये कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डिफरेंट एंजाइम्स को डिफरेंट कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो ये जो रेनिन है ये कैल्शियम आयन्स की प्रेजेंस के अंदर ये काम करता है। ये हो गया एंजाइम से रिलेटेड। ना एक छोटा सा पॉइंट और है जो कि स्टमक से रिलेटेड है, फिर ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। स्टमक जो है एक अदद हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। देखिए एंजाइम और हार्मोन के अंदर फ़र्क होता है, मैंने पता नहीं एक्सप्लेन किया नहीं किया। अच्छा, ये सेकेंड ईयर के अंदर हार्मोन का टॉपिक है। हार्मोन्स बेसिकली कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स को।
ये बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक जगह से रिलीज़ होते हैं और ये किसी दूसरे पार्ट के अंदर जाकर मैसेज देते हैं। हार्मोन जो है ये ट्रैवल करता है ब्लड के अंदर। तो स्टमक जो है उसके सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनके पास ये एबिलिटी होगी कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। अब ये हार्मोन जब यहाँ से निकलेगा तो डायरेक्टली जाएगा ब्लड में, स्टमक के पास से जो भी ब्लड की वेसल जा रही होगी उसमें जाएगा और घूम के वापस किसके पास आएगा, वापस स्टमक के पास ही आएगा, लेकिन उन सेल्स के ऊपर आएगा जिन सेल्स का काम है ये वाला जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस, ये प्रोड्यूस करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी स्टमक के पास खाना ज़्यादा होता है और जो गैस्ट्रिक जूस है वो कम होता है, ठीक है, यानी खाना जो है वो अभी कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, फूड जो है वो मौजूद है लेकिन शायद गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर नहीं है, उसका अमाउंट कम है, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड में से होता हुआ जाता है और जाकर जो वापसी आता है स्टमक के पास, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ना उनको जाके जगाता है कि भाई गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो क्योंकि खाना अभी मौजूद है और ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हार्मोनल एक पॉइंट है जो याद रखना है। वैसे तो एंजाइम प्रोड्यूस होता है लेकिन हार्मोन भी है गैस्ट्रिन जो कि स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा है। देन एक कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग वेव्स का। स्टमक जो है जब फिल होता है तो बहुत वीक वेव्स आती हैं, पेरिस्टाल्सिस की वीक वेव्स आती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वीक वेव्स आती हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रांग होंगी तो खाने को आगे मूव करेंगी। वीक वेव्स होती हैं, यानी मिक्सिंग वेव्स कहते हैं। ये मिक्सिंग वेव्स वंस एवरी 20 सेकंड्स आती हैं, हर 20 सेकंड के बाद। इनका फंक्शन ये होता है कि जो खाना पड़ा हुआ है स्टमक के अंदर उसको उसको केमिकल्स के साथ, जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं उसके साथ मिक्स करते रहना, ठीक है, ताकि वो ऐसा ना हो कि सिक्रीशंस जो हैं वो सारी एक ही जगह रह जाए। तो वो जो सिक्रीशंस आ रही हैं, जो गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, उसको पूरे के पूरे फूड के साथ मिक्स करना और जो फूड के कंटेंट है उन्हें आपस में मिक्स करना, चलाते रहना, ये जिम्मेदारी होती है मिक्सिंग वेव्स की। सो दैट्स ऑल फॉर द स्टमक। कुछ इमेजेस देख लेते हैं, उसके बाद ये एंड होगा। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल डायग्राम। ये इसोफेगस आ रहा है ऊपर से, यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो रहा है। ये जो फ्लैट्स आपको नज़र आ रहा है ये डायफ्राम है। तो ये कार्डियक रीजन है। कार्डियक रीजन के अंदर कार्डियक स्फिंक्टर है, जिसे आप इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ से खाना अंदर आता है इस दरवाजे के ज़रिए और फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो स्टमक से खाना ऊपर नहीं जाता अनलेस केप एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस हो रहा हो। ये जो मेन पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी भी कहलाता है, फंडस भी कहलाता है। कहीं पर 4 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे कि कार्डिया, पाइलोरस के अलावा फंडस ये वाला पार्ट होगा और बॉडी अलग होगी, बट कहीं पर इसे फंडस में ही शामिल कर लेते हैं या बॉडी अलग करके कह लेते हैं। बट खैर ओवरऑल 3 पार्ट्स याद रख लें, कार्डियक रीजन, फंडस और बाकी जो तीसरा रीजन है पाइलोरिक रीजन। तो ये मेन पार्ट है जिसके अंदर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ये इंटरनल फोल्ड्स नज़र आ रहा है जिन्हें हम रुगाई कहते हैं, ये जो मिक्सिंग है उसके अंदर काम आते हैं। एंड देन द लास्ट पार्ट, दिस इज़ द पाइलोरिक रीजन, एंड ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये वो दरवाज़ा है जिससे आगे फिर फूड जानी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्टमक की वॉल है। मैंने बताया था कि 4 लेयर्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो सबसे आउटर लेयर जो है आपको नज़र आएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे आउटर लेयर जो है ये सेरोसा है। सिरोसा वो लेयर है जो कि कवरिंग होती है बेसिकली। उसके बाद मस्कुलैरिस होती है। मस्कुलैरिस के अंदर 3 तरह के मसल्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो सीधा सीधा चलेंगे, एक सर्कुलर मसल्स हैं और एक ऑब्लिक जो टेढ़े मसल्स हैं। उसके बाद एक लेयर आती है जिसे सब म्यूकोसा कहते हैं और उसके बाद फाइनली एक और लेयर आती है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। तो ये आपको इसोफेगस में भी मिलेंगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में मिलेंगी। ये पूरा पैटर्न होता है जिसके ऊपर ये जो वॉल है पूरे के पूरे GIT की वो डिज़ाइन की गई है। सो दिस इज़ इट। आई होप समझ आएगा। स्टमक ईजी है, वैसे तो वो पूरा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम ही ईजी है।